हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में, जिसको हम बता दें कि आपका ओशेनोग्राफी का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। ओशेनोग्राफी में हमने क्या पढ़ लिया है, आपके ओशेनोग्राफी में जितने भी हमारे कॉन्टिनेंटल डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स थे, जैसे हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेन क्या होता है, ओशियोनिक रिज क्या होता है, ट्रेंच क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और फिर हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि हमारे सी माउंट्स क्या होते हैं, आपके वोल्केनिक आइलैंड्स क्या होते हैं, एटॉल क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। जो आज का आपका टॉपिक होने जाने वाला है, जो कि हमारे ओशियनोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो क्या होगा, हमारा ओशियन टेम्परेचर और ओशियन सैलिनिटी, यानी महासागरीय जल के, यानी जो हमारे महासागरों का टेम्परेचर होता है, समुद्रों के टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, तापमान को पढ़ेंगे उसके, और जानेंगे कि हमारे जो ओशियन के टेम्परेचर होते हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक है। फिर हम लोग जानेंगे कि जो आपके ओशियन का सैलिनिटी होता है, यानी जो लवणता होता है, उसको प्रभावित उसको प्रभावित करने वाले हमारे कौन कौन से कारक होते हैं, और ऐसे कौन से कारक है जो कि हमारे महासागरों की लवणता को बढ़ा सकते हैं या महासागरों की जो सैलिनिटी होती है उससे घटा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ओशियन टेम्परेचर को, कि हमारे महासागरों के जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका ओशियन टेम्परेचर। ओशियन टेम्परेचर, ओशियन टेम्परेचर। जब हम लोग ओशियन टेम्परेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वह हमारे समुद्र के कितनी गहराई तक पहुंच पाता है और कितनी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आपको एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से क्या करेंगे, आपको चीजों को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आपका ओशियन हो गया। ठीक है, ये हमारा ओशियन हो गया, और ओशियन में क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पे हम लोग वाटर बना दे रहे हैं, ये आपका वाटर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हम लोग जब ओशन टेम्परेचर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जो हमारा सन का लाइट होता है, यानी जो आपके सूर्य का प्रकाश होता है, वह हमारे समुद्र की कितनी गहराई तक पहुंच पाता है और कितनी गहराई के बाद जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वह हमारे समुद्रों में नहीं पहुंच पाता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा सन हो गया और ये हमारा ओशियन हो गया। तो सूर्य का प्रकाश अगर हम बात करें कि कहाँ तक पहुंच पाता है हमारे, तो आपका जो सनलाइट होता है वह हमारे समुद्र के सतह के लगभग 200 मीटर तक क्या होता है, पहुंच पाता है। यानी 200 मीटर की गहराई तक क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वह हमारे समुद्रों में पहुंच पाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 200 मीटर। ये जो आपका यहाँ तक का लाइन हो गया, यहाँ तक हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वह क्या हो रहा है, पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। तो हमारे समुद्र में जहां तक हमारे सूर्य का प्रकाश जो है वह पहुंच पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटिक जोन कहते हैं। उससे हम उसे क्या बोलते हैं, फोटिक जोन। तो यहाँ पे लिख लीजिए फोटिक जोन। ये जो आपका 200 मीटर की गहराई तक जहां तक हमारे सूर्य का प्रकाश पहुंचा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फोटिक जोन कहते हैं। फोटिक फोर्टिक जोन, आपने फोर्टिक जोन और फोर्टिक जोन कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारे समुद्र का वह भाग जहां तक क्या होता है, जो हमारे सूर्य का प्रकाश होता है वह पहुंच पाता है, यानी पेनिट्रेट कर पाता है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्टिक जोन कहते हैं। और हमारे समुद्र का वैसा भाग जहां तक क्या होता है कि जो आपके सूर्य का प्रकाश होता है वह नहीं पहुंच पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अफोर्टिक जोन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा सनलाइट है, यानी इस रीजन में क्या हो रहा है कि जो हमारे सूर्य का प्रकाश है वो इस रीजन में आप देख रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस रीजन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, आप लोग थोड़ा सा बताइए, इसे किस नाम से जानेंगे, तो इसे अफोर्टिक जोन के नाम से जानेंगे। यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिए, अफोर्टिक जोन। अफोर्टिक जोन, अफोर्टिक जोन। तो अब ये फोर्टिक जोन और अफोर्टिक जोन का फायदा क्या होता है, यानी इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, थोड़ा सा उसे जान लेते हैं। तो हमारे समुद्र का वह भाग जहां तक हमारे सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यानी यहाँ पे हमारे जो भी जीव पाए जाते हैं, समुद्री जीव पाए जाते हैं, वह क्या करते हैं कि हमारे सूर्य की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपने फूड को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिज्म का यानी जीवों का उपस्थिति होता
होता है। तो जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंचा वहां तक तो जीव पाया जाता है। और उस जीव को क्या कहते हैं? उस जीव को कहते हैं फोटोट्रॉप्स, यानी उन्हें क्या कहते हैं? फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स। और ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? तो ये फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या करते हैं? अपने फूड को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हमारे फोटिक जोन का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे जब हमारा सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है तो यहाँ पे हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो हमारे जीव जंतु हैं जो कि हमारे समुद्रों में पाए जाते हैं, वह क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? अपने फूड को बनाते हैं, यानी अपने भोजन को बनाते हैं। तो वैसे जीव को क्या कहते हैं? चूंकि यह अपना जो भोजन है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, इसलिए इन जीवों को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटोट्रॉप्स कहते हैं। फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाम में ही इनका पता चल रहा है कि अपना फूड कैसा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो अब सवाल आता है कि मैम जहाँ पे हमारा जो सन लाइट है वह नहीं रीच कर पा रहा है, यानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या वहां पर हमें जीव जंतुओं की अनुपस्थिति देखने को मिलेगी? तो ऐसा नहीं होता है। हमारे अफोटिक जोन में भी क्या होते हैं? जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अफोटिक जोन में हमारे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें कैमोट्रॉप्स कहते हैं। कैमोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? अभी बता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को कैमोट्रॉप्स कहते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को कैमोट्रॉप्स कहते हैं। कैमोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? अभी आपको बता रहे हैं। उन्हें कैमोट्रॉप्स कहते हैं, को कैमोट्रॉप्स कहते हैं। कैमोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि जहां तक हमारे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर तो आपको लगता होगा कि वहां पर जो जीव जंतु है वह नहीं पाए जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर भी आपके जीव जंतु की क्या होती है? मतलब वहां पर भी वो प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग कैमोट्रॉप्स कहते हैं। कैमोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बेसिकली क्या करते हैं? जब ये अपना फूड बनाते हैं तो वह अपना फूड बनाने के लिए क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन द्वारा क्या करते हैं? अपने फूड को बनाते हैं। और केमिकल रिएक्शन में ये जनरली क्या करते हैं? सल्फर का यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे ओशियन में सल्फर कहाँ से आ जाएगा? इनको सल्फर कहाँ से मिलेगा? तो आप सबको पता होगा कि हमारे ओशियन में क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन होता है। और वोल्केनिक इरप्शन के दौरान हमारे बहुत से गैस भी क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो उसी समय पर क्या होता है? आपका सल्फर भी रिलीज होता है। तो उस सल्फर का ये यूज क्या करते हैं? अपने फूड को बनाने में करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि फोटिक जोन में भी क्या होते हैं? जीव जंतु तो पाए ही जाते हैं। और फोटिक जोन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, चूंकि वह अपना जो भोजन है वह आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें फोटोट्रॉप्स कहते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर हमने कहा कि आपके अफोटिक जोन में भी क्या होते हैं? जीव जंतु पाए जाते हैं। जो आपके अफोटिक में जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें कैमोट्रॉप्स कहते हैं। कैमोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वह क्या करते हैं? जो अपना फूड होता है वह केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाते हैं। और केमिकल रिएक्शन में वह जनरली यूज किसका करते हैं? तो सल्फर का यूज करते हैं। और सल्फर कहाँ से आया? वोल्केनिक इरप्शन के दौरान आया। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा हमने ओशन टेम्परेचर के बारे में बता दिया कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वह हमारे ओशन के किस भाग तक पहुंच पाता है और किस भाग तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये बात क्लियर हो गया कि हमारे जो सूर्य का प्रकाश है हमारे ओशियन के जिस भाग तक पहुंच पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटिक जोन कहते हैं। और हमारे ओशियन के जिस भाग तक हमारे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उसे हम लोग अफोटिक जोन के नाम से जानते हैं। फोटिक, अफोटिक। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब तो हमने देख लिया अपने ओशियन का टेम्परेचर, यानी हमारे ओशियन के टेम्परेचर को थोड़ा सा देख लिया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे ओशियन के टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए
महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक है जो कि क्या करते हैं, हमारे महासागरों के जो ओशन मतलब जो ओशन का हमारा टेम्परेचर होता है उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा ज्यादा समझते हुए चलेंगे और लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जब हमारे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, अक्षांश आता है, यानी लैटिट्यूड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अक्षांश। अब देखते हैं कि ये जो हमारा अक्षांश होता है वह कैसे हमारे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अक्षांश। अक्षांश यानी लैटिट्यूड। तो देखिए होता क्या है, एक बार हम आपको पिक्चर बना लेने, फिर आपको पिक्चर से सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, और पृथ्वी के यानी हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से क्या जाता है, इक्वेटर जाता है, जो कि हमारे पृथ्वी को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23 यहाँ पे लिख लीजिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी तरह हमारे साउथ में भी क्या होता है, 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये जो आपके बीच का क्षेत्र होता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यानी टॉरिड जोन कहते हैं। और ये जो आपका टॉरिड जोन होता है, यानी जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वह क्या होता है, बिल्कुल सीधा पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपके सूर्य का प्रकाश होता है वह क्या होता है, बिल्कुल सीधा पड़ता है। अब इसके फायदे क्या है हम अभी बता रहे हैं। तो होता क्या है, अब हमने क्या कहा, आपके महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक को हमने बताया। तो सबसे पहले हमने लैटिट्यूड को लिखा, यानी अक्षांश को लिखा। तो अक्षांश जो है वह कैसे हमारे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो हमने क्या कहा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो जो हमारे महासागरीय जल का तापमान होता है वह आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो सूर्य की किरणें होती है वह क्या होती है, आपकी लंबवत पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है। और जैसे जैसे हम लोग अपने इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, यानी जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो जो आपके ओशियन का टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, यानी घटता जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि जो आपके सूर्य का प्रकाश है वह क्या हो रहा है, थोड़ा सा तिरछा होते जा रहा है। तो इसलिए होता क्या है कि हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो आपके महासागरों का टेम्परेचर होता है, यानी ओशियन टेम्परेचर होते हैं, वह क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने इक्वेटर से कहाँ जाते हैं, पोलर रीजन में जाते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। तो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे हम लोग अपने इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये क्या हो गया, हमारा पोलर रीजन हो गया, पोलर रीजन हो गया। ठीक है, तो हमने आपको मेन बात क्या बताया कि होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से मतलब ऐसे हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो आपके ओशियन का टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, घटता जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जो आपके ओशियन टेम्परेचर होते हैं, ओशियन टेम्परेचर क्या होते हैं, वह आपके डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया।
कि जो हमारे विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जो आपके ओशियन का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी सूर्य की किरणें होती है वो थोड़ा सा तिरछी हो जाती है। फिर हमारा एक और बात आता है कि जैसे जैसे हम लोग फिर क्या करते हैं अपने यहाँ, मतलब क्या होता है, ये कौन सा कलर ले, जैसे जैसे अब हम लोग क्या करते हैं अपने ध्रुवों से कहाँ आते हैं, विषुवत रेखा की ओर आते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जब हम लोग ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा हमारे ओशियन का, बढ़ता चला जाएगा। तो जो यहाँ पे आपके ओशियन का टेम्परेचर होगा, ओशियन टेम्परेचर, वह क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया, इसको याद भी रखना है और थोड़ा सा समझना भी है, समझने वाली बात है, इसमें याद करने की ही क्या बात है। आप सबको पता है कि हमारे जो इक्वेटर होते हैं वहां पे क्या होता है, गर्मी होता है। तो जैसे हम लोग इक्वेटर से अपने पोलर रीजन में जाएंगे तो जो ओशियन का टेम्परेचर होगा डेफिनेटली क्या होगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग अपने ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जो आपके ओशियन का टेम्परेचर होता है वह बढ़ता जाता है। तो ये पता चल गया कि कैसे हमारे लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, ओशियन के टेम्परेचर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे जो हमारे, पता चल गया। तो देखिए अब हम लोग लैटिट्यूड्स को तो हमने देख लिया कि जो हमारे अक्षांश होते हैं वह कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम लोग दूसरे कारक पे आते हैं कि वह कौन सा ऐसा कारक है जो कि हमारे ओशियन को टेम्परेचर को, ओशियन के जो हमारे टेम्परेचर होते हैं उनको प्रभावित करता है। तो जो आपका दूसरा कारक हो जाता है वह क्या हो जाता है, स्थल एवं जल का असमान वितरण। ये क्या आपने बोल दिया, अभी बता रहे तब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या होगा, स्थल एवं जल, जल का असमान वितरण, जल का असमान, असमान वितरण। इसका मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम आपको मैप बनाकर चीजों को समझाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ग्लोब का सहारा लेंगे, यानी वर्ल्ड मैप को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी ये चीजों को समझने में दिमाग नहीं लगाना, अभी हम बता दे रहे हैं, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर अपने क्या करते हैं सारे कॉन्टिनेंट्स को बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर हमारा साउथ अमेरिका हो गया, फिर यहाँ पे आपका ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया, फिर हमारा यहाँ पे अफ्रीका हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे करके हमारा इंडिया हो गया, फिर ये हमारा यूरोप हो गया। ये हमने आपको रफली बना दिया है। ठीक है, और यहाँ से आप सबको पता है कि हमारे यहाँ से क्या जाता है, इक्वेटर जाता है। ओहो, इंडिया तो ऊपर होना चाहिए भाई। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से इक्वेटर जा रहा है, यानी हम इंडिया को यहाँ बना दे रहे। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्वेटर गया, इंडिया के नीचे से गया। तो आप सबको पता है कि जो हमारा इक्वेटर होता है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये आपका नीचे क्या है देखने को मिलता है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है वह क्या है, आपको अंटार्कटिका देखने को मिलता है, अंटार्कटिका। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा अंटार्कटिका हो गया। तो अब यहाँ पे चारों तरफ क्या है, मान लीजिए हमारा जल है, हमने क्या लिखा है, स्थल एवं जल का असमान वितरण। इसका मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। थोड़ा सा डायग्राम बना ले आपको, तब चीजें अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए अब इतना तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये हमारा ऊपर वाला भाग क्या कहेगा, नदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। इसको नदर्न हेमिस्फीयर लिख लेते हैं, हेमिस्फीयर लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाता है, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, हेमिस्फीयर। ये बात सबको पता चल गया। तो होता क्या है, जब हमने कहा आपसे स्थल एवं जल का असमान वितरण, तो अब जो हम बातें बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है कि होता क्या है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध के जो हमारे महासागर होते हैं वह क्या होते हैं, जमीन के एक बड़े से भूभाग से घिरे होने के कारण वह उष्मा को अधिक प्राप्त करते हैं, जिस कारण वह क्या होते हैं, अधिक गर्म होते हैं। इसका मतलब क्या आपने बोल दिया, हमने कहा कि जो आपके नदर्न हेमिस्फीयर के जितने भी हमारे ओशियन हैं, आप लोग इस इमेज में भी देख रहे हैं कि जो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर के क्या है, जितने भी हमारे ओशियन है वह क्या है कि लैंड पार्ट से क्या है, ज्यादा घिरे हुए हैं, यानी जो जमीन का
मतलब जमीनी जो भूभाग है वह ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल रहा है। और आप लोग सदर्न हेमिस्फीयर में क्या दिख रहे हैं कि जो हमारे जमीन का भाग है वह क्या है, कम है। तो होता क्या है कि हमने क्या कहा, स्थल एवं जल का असमान वितरण, यानी यहाँ पे स्थल क्या है, ज्यादा है और नीचे क्या है, स्थल आपका क्या है, कम है। तो वही क्या हो गया, असमान वितरण हो गया। तो हमने कहा कि हमारे उत्तरी गोलार्ध के महासागर जमीन के एक बड़े से भूभाग से घिरे होने के कारण क्या करते हैं, अधिक ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। और जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के जो हमारे ओशियन होते हैं वह आपके जमीन के बहुत से बड़े भूभाग से नहीं घिरे। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अंटार्कटिका है और हमारे साउथ अमेरिका का यहाँ पे थोड़ा सा भाग आ रहा है, अफ्रीका का आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो जो हमारे यहाँ के ओशियन होते हैं वह ज्यादा गर्म नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो दूसरा कारक हमारा ये हो गया। अब हम लोग अपने तीसरे कारक पे आ जाते हैं कि तीसरा ऐसा कौन सा कारक है जो कि क्या करता है, हमारे ओशियन के टेम्परेचर को प्रभावित करता है। तो जो आपका तीसरा कारक है वह क्या है, सनातन पवने। सनातन पवने, ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। सनातन पवने। अब ये जो आपके विंड्स होते हैं यह कैसे हमारे ओशियन के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, डायग्राम से चीजों को समझना है। पहले हम डायग्राम बना ले रहे फिर आपको समझाएंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। हमने क्या कहा, आपके जो विंड्स होते हैं वह कैसे हमारे ओशियन के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं उसी के बारे में हमें जानना है। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा ये अफ्रीका आ जाता है और ये हमारा इंडिया हो गया। बस यहीं तक हमें बनाना है। और इसके बीचों बीच से क्या जा रही है, हमारी इक्वेटर जा रही है। इसके बीचों बीच से इक्वेटर जा रही है और इसके बीच में क्या है, आपका अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन है। इसके बीच में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। तो ये हमारा हो गया अटलांटिक ओशियन। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, तो हमने क्या कहा कि जो हमारे विंड्स होते हैं वह कैसे हमारे ओशियन के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, बस हमें वही जानना है। तो ये क्या हो गया, आपका अटलांटिक ओशियन हो गया। और आप सबको पता होगा, जो आपने विंड सिस्टम को पढ़ा होगा, तो हम पता है कि जो हमारे ट्रेड विंड्स होते हैं वह आपके कैसे चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। यानी ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर क्या होते हैं, वह प्रवाहित होते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे विंड्स होते हैं वह कैसे हमारे ओशियन के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रेड विंड हो गया। यहाँ पे इसका हम नाम लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हमारा ट्रेड विंड हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका ट्रेड विंड होता है, अब जो हम बात बोलेंगे बस उसे समझना है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारी स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवाएं वह क्या करती है, हमारे महासागरों के सतही गर्म जल को क्या करती है, हमारे तटों से दूर ढकेलती है। जिस कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ से जो ओशियन के गर्म जल होते हैं वह हमारे यहाँ से चल के कहाँ आ जाते हैं, आपके साउथ अमेरिका के हमारे पूर्वी तट पर आकर जमा हो जाते हैं। जिस कारण क्या होता है कि हमारे नीचे का जो हमारा ठंडा सा जल होता है ओशियन का, वह क्या होता है, ऊपर आ जाता है। अब हमने क्या कहा उसे फिर से समझना है। तो हमने क्या कहा कि आपके महासागरों से
हमने क्या कहा, आपके स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवाएं, यानी ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, यह क्या हो गया, आपका स्थल हो गया, और आपका जो बीच में यहाँ पे यह क्या, आपका अटलांटिक ओशियन हो गया। तो हमने कहा कि आपके स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवाएं क्या करती है, हमारे महासागरों के गर्म सतही जल को, यानी ये आपका महासागर हो गया, तो ये महासागरों के गर्म सतही जल को क्या करती है, हमारे तटों से क्या करती है, दूर ढकेलती है। ये आपका अफ्रीका का क्या हो गया, तट हो गया। तो यह तटों से क्या कर रही है, गर्म जल को दूर ढकेलती है, जिस कारण क्या होता है कि जितना भी हमारा गर्म जल होता है वह आपके साउथ अमेरिका के पूर्वी तटों पर आकर जमा हो जाता है। तो जिससे जब अब यहाँ पे एक वैक्यूम सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जब सारे हमारे जो गर्म हवा होते हैं वह आपके साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर जमा हो जाते हैं। तो अब नीचे से क्या आता है, जब वैक्यूम सा सिचुएशन क्रिएट हो गया तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारा क्या आता है, नीचे का जो ठंडा जल होता है वह क्या होता है, ऊपर की तरफ उसका अपवेलिंग होता है, यानी यहाँ पे एक धारा आती है, उसी का नाम क्या होता है, बेंगुआला की धारा। और बेंगुआला की धारा कैसी होती है, ठंडी होती है, हमने ओशियोनिक करंट में बता दिया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह से जो हमारे विंड्स होते हैं वह हमारे ओशियन के टेम्परेचर को ठंडा गर्म करते हैं। तो फिर से बता दे, आपको समझना है कि हमारे स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवाएं क्या करती है, हमारे महासागरों के गर्म सतही जल को क्या करती है, सतह से दूर ढकेलती है, जिस कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ पे साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर गर्म जल इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे वैक्यूम सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिससे जो आपके ठंडे जल होते हैं वह ऊपर की तरफ राइज करते हैं, यानी उनका अपवेलिंग होता है। और इस तरह क्या होता है कि हमारे महासागरों के ठंडे जल ऊपर आ जाते हैं और गर्म जल हमारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो इस तरह आपके महासागरों के जो टेम्परेचर होते हैं उसमें हेरा फेरी होते रहता है, ठीक है। तो ये हमारे विंड्स को हमने देख लिया। अब जो हमारा लास्ट फैक्टर है जो कि हमारे ओशन के टेम्परेचर को प्रभावित करता है वह क्या है, आपका ओशियोनिक करंट, यानी महासागरीय जलधारा है। महासागरीय जलधारा, जल धारा। अब जो आपके ओशियोनिक करंट होते हैं वह कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, एक आपका वार्म होता है और आपका एक कोल्ड होता है, यानी एक गर्म होता है और एक क्या होता है, आपका ठंडा होता है। एक क्या होता है, आपका वार्म होता है, वार्म होता है, और एक क्या होता है, आपका कोल्ड होता है। तो इससे हमें देखना है कि यह किस तरह से हमारे ओशियन के टेम्परेचर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो मान लीजिए ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं। और ये हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया। और यहाँ पे ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, ध्रुव, यानी पोलर रीजन है। तो होता क्या है कि जो हमारे गर्म महासागरीय जल धारा होते हैं वह क्या करते हैं, आपके विषुवत रेखा से गर्म जल को क्या करते हैं, ध्रुवों की तरफ ले जाते हैं। हमने क्या कहा कि जो हमारे गर्म महासागरीय जल धारा होते हैं वह आपके विषुवत रेखा से गर्म जल को ध्रुवों की तरफ ले जाते हैं, और जो हमारे ठंडे महासागरीय जल धारा होते हैं वह आपके ध्रुवों से ठंडे जल को क्या करते हैं, हमारे विषुवत रेखा की ओर लेकर आते हैं। इस तरह क्या होता है कि जो आपके ओशन का टेम्परेचर होता है एक दूसरे में मिलता जुलता रहता है। क्यों, क्योंकि जो आपके गर्म महासागरीय जल धारा है ये क्या हो गया, आपका वार्म हो गया, वार्म हो गया। तो जो आपका गर्म महासागरीय जल धारा है वो सबको पता है कि हमारे इक्वेटर से ही चलेगा। तो जो आपका गर्म महासागरीय जल धारा होता है वो आपके विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाता है और विषुवत रेखा से गर्म जल को ध्रुवों की तरफ ले जाता है। और ये जो हमारे ठंडी महासागरीय जल धारा होते हैं वह आपकी ध्रुवों से ठंडे जल को क्या करते हैं, विषुवत रेखा की ओर लाते हैं। तो इस तरह हमारे क्या होते हैं, जो आपके ओशियन के टेम्परेचर होते हैं वह प्रभावित होते हैं, यानी गर्म इधर उधर ऊपर चला गया और जो हमारा ठंडा है ऊपर से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको बात पता चल गया। अब हम लोग आ जाते हैं आपके लास्ट टॉपिक पे जो कि हमारा क्या है, ओशियन सैलिनिटी। हमने ओशियन टेम्परेचर को बहुत अच्छे से देख लिया, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारे ओशियन के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा ओशियन के सैलिनिटी पर, बस फिर हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओशियन सैलिनिटी, महासागरीय लवणता, ओशियन महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता। तो अब तो आपको ये बात जानना होगा कि हमारे
जब महासागर के कितने परसेंट, जब पानी क्या होता है उसमें जब लवणता की मात्रा कितना परसेंट होता है तो उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। फिर उसमें कितना परसेंट मात्रा मतलब सैलिनिटी का होता है तो उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। फिर सलाइन वाटर कब कहते हैं उसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं जान लेते हैं। तो देखिए जब होता क्या है कि आपके महासागरों का अगर जो हमारे लवणता होते हैं वह क्या होते हैं आपके जीरो से लेके 5 पीपीटी तक होते हैं, यानी पार्ट्स पर थाउजेंड। यानी 0 से लेके 5 पीपीटी तक आपके अगर महासागरीय जल का लवणता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेश वाटर कहते हैं। यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेश वाटर कहते हैं, जो कि हमारे पीने लायक होता है। और अगर आपके महासागरों की जो लवणता होती है वह क्या होती है आपके 5 पीपीटी से, यहाँ पे पाँच पाँच 5 पीपीटी से क्या हो जाती है आपकी 35 पीपीटी हो जाती है। तो वह क्या कहलाती है आपकी ब्रैकिश वाटर कहलाती है। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा उसमें खारापन आ गया है तो इससे हम लोग क्या कहेंगे ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर। फिर होता क्या है कि अगर आपके महासागरीय जल की लवणता 35 पीपीटी से भी ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं सलाइन वाटर कहते हैं, यानी लवणीय जल कहते हैं। अगर क्या हो जाए आपके 35 पीपीटी से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सलाइन वाटर कहते हैं। तो ये बात आपको पता चल गया कि कितने जब हमारे पीपीटी होते हैं महासागरों के मतलब जलों के महासागरों की क्या हमने कहा लवणता तो उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। फिर कितने पीपीटी लवणता होते हैं तो उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। फिर कितने पीपीटी होते हैं तो उन्हें सलाइन वाटर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जब हमारे महासागरीय जल की लवणता 0 से लेकर 5 पीपीटी तक होता है यानी पार्ट्स पर थाउजेंड तो उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। फिर आपके महासागरीय जल की लवणता अगर 5 से लेकर 35 पीपीटी तक होता है तो उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं जिसमें थोड़ा सा खरापन आ जाता है। फिर हमने कहा कि अगर 35 पीपीटी से अगर आपके महासागरीय जल की लवणता ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सलाइन वाटर कहते हैं। अब हमने तो ये बात जान लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारक है जो कि हमारे महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। लवणता का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हमारे ओशियन में क्या है खारापन ज्यादा है, उसमें नमक की मात्रा क्या है ज्यादा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय जल के लवणता को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक करने वाले कारक करने वाले कारक। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे ओशियन की सैलिनिटी होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेश रिवर वाटर, यानी जो हमारी शुद्ध नदियों का जल होता है वह कैसे हमारे महासागर के जो लवणता होती है उसे कम करता है उसे देखते हैं। तो फ्रेश रिवर वाटर तो हमें क्या देखना है शुद्ध नदी जल। यह क्या करता है कि यह जाके जहां पर भी हमारे ओशियन में क्या होता है यह आपके रिवर वाटर मिलते हैं फ्रेश रिवर वाटर तो यह क्या करते हैं आपके ओशियन की सैलिनिटी को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं तो मान लीजिए ये क्या हो गया आपका ओशियन हो गया, ये हमारा ओशियन हो गया। यहाँ पे इसकी लवणता क्या है ज्यादा है पहले से ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जाके हमारा ये जो फ्रेश रिवर वाटर है वह क्या हो रहा है इसमें जाके मिल रहा है। तो जब इसमें फ्रेश रिवर वाटर मिलता है तो यह क्या करता है हमारे ओशियन की सैलिनिटी को क्या कर देता है कम कर देता है। तो यह क्या करेगा यहाँ पे लिख लेते हैं ओशियन सैलिनिटी को कम करता है, कम करता है। बस इतना बात आपको समझ जाना है। ठीक है, अगर आपके प्री में नई क्वेश्चन आएगा तो मेंस में तो पूछेगा ही पूछेगा कि हमारे महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं या आपके महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारे फ्रेश वाटर होते हैं जो हमारे नदियों के शुद्ध जल होते हैं वह आपके ओशियन के सैलिनिटी को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए ओशियन है इसका जो लवणता है बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे हमारे फ्रेश रिवर वाटर इसमें मिलता है तो वह लवणता को क्या कर देता है कम कर देता है। ठीक है, तो पहला हमारा फ्रेश रिवर वाटर हो गया। फिर हमारा दूसरा क्या आता है वर्षा का जल, यानी वर्षा का जल।
वर्षा का जल, ये जो आपके वर्षा के जल होते हैं यह कैसे हमारे ओशन सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा ओशियन हो गया, ओशियन हो गया, और आपके ऊपर क्या है, क्लाउड्स बने हैं, यहाँ पे बादल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ पे वर्षा होता है तो वर्षा का जल क्या होता है, वह फ्रेश होता है। अब जैसे आपके वर्षा का जल आपके ओशियन में मिलता है तो यह क्या करता है, आपके सैलिनिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यह क्या करता है, ओशियन सैलिनिटी को कम करता है। यहाँ पे लिख लीजिए, ओशियन सैलिनिटी को कम करता है, को कम करता है, ठीक है, ओशियन सैलिनिटी को कम करता है। दूसरा हो गया हमारा वर्षा का जल। तीसरा क्या आ जाता है, हमारा वाष्पीकरण। तीसरा क्या आ जाता है, हमारा वाष्पीकरण, यानी जो हमारा इवेपोरेशन होता है वह कैसे हमारे महासागरीय जल की लवणता को बढ़ा देता है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, हमारा वाष्पीकरण। तो होता क्या है कि हमारे जिस भी क्षेत्र में वाष्पीकरण जितना अधिक होगा उस क्षेत्र में महासागरीय जल की लवणता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। कैसे अधिक होगी, यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा ओशियन हो गया, ओशियन हो गया। अब इस ओशियन में क्या है, जल है। लेकिन होता क्या है कि आपके जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पे आपका वाष्पीकरण का प्रक्रिया होता है, जो हमारे लिक्विड होते हैं वह गैस बन के क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, यानी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जैसे ये क्या होता है, गैस से सॉरी आपके लिक्विड से गैस में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो जैसे हमारे जो ओशियन के जितने भी हमारे वाटर होते हैं वह इवेपोरेट होके ऊपर उड़ जाते हैं। तो अब क्या बच जाता है, आपके ओशियन में केवल सैलिनिटी बच जाता है, जिस कारण क्या होता है कि जहां पर भी वाष्पीकरण होता है उस रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, जो महासागरीय जल की लवणता होती है वह क्या होती है, अधिक होती है। तो यह क्या करता है, सब ऊपर उड़ जाता है। तो यह यहाँ पे लिख लीजिए, ओशियन सैलिनिटी को इंक्रीज करता है, ओशियन सैलिनिटी विल बी इंक्रीज, विल बी इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होगा जब जहां भी जिस भी रीजन में वाष्पीकरण होगा। तो अब ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आपके ओशियनोग्राफी का जितने भी जो टॉपिक छूट गए थे उसको हमने कंप्लीट कर दिया। और जो आपके ओशियोनिक करंट है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया था क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आपके प्री में बनते हैं, ठीक है। तो आपके ओशियनोग्राफी का आज जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ेंगे, किसके, तो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग माउंटेन पढ़ेंगे, प्लेटू पढ़ेंगे, नर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।